हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में देखेंगे सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है कोशिका विभाजन। ठीक है, तो जिसमें आपको पता है कि समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री ये सब क्या होते हैं, यही सारे टॉपिक्स आज आपको कवर करने हैं। ठीक है, बिकॉज आपका कोशिका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, बट इसको पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हम इसको पढ़ने से पहले आपसे डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ टॉपिक अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए की खोज किसने की? ठीक है, तो खोजकर्ता की अगर बात करा जाए तो डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की और इन्होंने ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, किसने दिया? तो इसको भी वाटसन एंड क्रिक ने दिया, जिसको बोलते हैं द्विगुणित संरचना। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। दूसरा जो टर्म है, जो डीएनए है, ये कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है डीएनए मोस्टली कहाँ पाया जाता है। डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यानी कि ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, तो इन सब में क्या पाया जाता है? इन सब में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल्स है। ये क्या है? एक जेनेटिक यानी कि अनुवांशिकी पदार्थ है। हिंदी में भी बोल रही हूँ मैं, आप नोट करते चले। ठीक है, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल्स है, अनुवांशिक पदार्थ है। किसको छोड़कर? अगर हम बात करते हैं कि ये अनुवांशिक पदार्थ है तो कुछ ना कुछ तो ये एक्सेप्शन में भी होगा। ठीक है, एक्सेप्ट सम वायरसेस। ठीक है, कुछ वायरस को छोड़कर बाकी सब में डीएनए क्या होता है? एज अ जेनेटिक मटेरियल्स वर्क करता है, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। क्या होते हैं ये अनुवांशिक पदार्थ? जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, यानी कि आपके पेरेंट्स से आपको, आपसे आपके बच्चों को, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ गुण जो होते हैं ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो किसके माध्यम से होते हैं? जेनेटिक मटेरियल के माध्यम से होते हैं। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स हो गए किसके बारे में? डीएनए के बारे में। अब ये जो डीएनए है क्या होता है ये, तो ये भी याद रखना है आपको। यह न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है, एक लंबी चेन होती है। ठीक है, लंबी श्रृंखला होती है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की, जो कि कंसिस्ट करता है, यानी कि अगर हम इसके कंसिस्टेंसी की बात करें, कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या क्या होता है, तो जो डीएनए होता है, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि डीऑक्सी राइबो शुगर से मिलकर बना होता है। ये क्या होता है? एक तरीके की पेंटोज शर्करा होती है। ठीक है, पेंटोज शुगर होता है। ये राइबो शुगर हो गया और पेंटोज शर्करा हो गई। दूसरा क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस होता है। कितने नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो याद रखना है आपको, प्यूरिन, पिरामिडिन। ठीक है, 2 होते हैं जो कि प्यूरिन के भाग होते हैं, वो हैं एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, 2 होते हैं जो पिरामिडिन के भाग होते हैं, वो हैं साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो याद रखना है कि कुल कितने नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इनके बीच में जो ए है और टी है, इनके बीच में द्विबंध होता है, जबकि जो गुआनिन है और साइटोसिन है, इनके बीच में त्रिबंध होता है। इस तरीके से, ठीक है,
दो बंध और त्रिबंध होता है, ठीक है। और जहाँ ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वही हिस्सा क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे कि ए और टी के बीच में कैसा कनेक्शन है, देखो ए और टी, टी का मतलब क्या हो गया, टू, तो जहाँ पर टी होगा वहाँ पर दो बंध होंगे, टू बंध होगा। एट, आप बोलते हो ना एट, ए टी एट, तो ए किसके साथ कनेक्ट होगा, हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एजी, कैसे याद रखेंगे, एडेनिन गुआनिन प्यूरिन के भाग हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एजी, एजी लोग ज़्यादातर हस्बैंड और वाइफ को बोलते हैं, ठीक है। एजी, तो एजी सभी चाहते हैं कि उनके एजी कैसे हों, वो एक प्योर हों, ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जो एजी हों वो कैसे हों, प्योर हों, ठीक है। तो एडेनिन और गुआनिन को कैसे रिलेट करना है, प्योरिन से, और साइटोसिन और थायमिन बचे दो, तो वो क्या हो जाएंगे, पिरामिडिन के भाग हो जाएंगी। और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि फॉस्फेट का समूह। तो इस तरीके से इन तीनों को मिलाकर एक लंबी न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनती है जो कि डीएनए कहलाती है, ठीक है। तो डीएनए में आपको इतने पॉइंट याद रखना है। पहला, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज वाटसन एंड क्रिक ने की। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। यह एक जेनेटिक मटेरियल्स है केवल वायरस को छोड़कर, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है, और प्लास्टिड में पाया जाता है। उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला है जिसमें आपको ये सारी पॉइंट्स दिखा देने हैं, ठीक है। तो डीएनए में आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, आरएनए। आरएनए में आपको यही बनाना है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डीऑक्सीराइबो शुगर है, ये डीऑक्सीराइबो शुगर ना होकर यहाँ पर कौन सा शुगर यूज होता है, राइबो शुगर, ठीक है, राइबो शुगर। नाइट्रोजनस बेस यहाँ भी 4 होते हैं, प्योरिन, पिरामिडिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। थायमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि थायमिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो थायमिन है किससे रिप्लेस होता है आरएनए में, यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बस टी की जगह पर यू रिप्लेस कर देना है बस, ठीक है। 4 बेस हो गए यहाँ पर भी, और फास्फेट ग्रुप, ये भी न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है। ये चार्ट बना था इसलिए मैंने बिना इरेज किए आपको समझा दिया है, ठीक है, आपको इसे लिख लेना है। उसके बाद हम आरएनए के बारे में और पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो इसमें राइबो शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस 4 होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, यूरेसिल रिप्लेस हो जाता है थायमिन से, ए और यू के बीच में द्विबंध और सी और जी के बीच में त्रिबंध होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आरएनए के बारे में पढ़ते हैं और पॉइंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये, मोस्टली जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन ये थोड़ा कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में, केंद्रक में, और मोस्टली अधिकतर ये कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल्स नहीं है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं, कुछ वायरस को छोड़कर, जैसे HIV, राइनो, रियो, ठीक है। तो ये सब जो वायरस हैं इनका जेनेटिक मटेरियल्स कौन होता है, आरएनए होता है, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में ये जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में यूज होता है, जैसे HIV का जेनेटिक मटेरियल्स आरएनए होता है, राइनो का, रियो वायरस का, इन सब का जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो आरएनए होता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
कितने कंपोजिशन है इसमें, तो राइबो शुगर है और 4 नाइट्रोजनस बेस हैं और फास्फेट ग्रुप था। ठीक है, ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट आपको इसी में देखना है कि जो आरएनए होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं आरएनए? 3 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। ठीक है, टी फॉर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। एम फॉर क्या हो जाएगा? मैसेंजर। एंड आर फॉर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। ठीक है, इस तरीके से 3 आरएनए हो गए, राइबोसोम, मैसेंजर एंड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब जो ये आरआरएनए है ये क्या करता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है। ठीक है, आरआरएनए क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं तो यह क्या करता है? यह न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक है, केंद्रक इसको जो दिशा देगा, जो डायरेक्शन देगा, केंद्रक के दिशा निर्देश के आधार पर अलग अलग अमीनो एसिड को, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड को सेलेक्ट करता है। ठीक है, एमआरएनए क्या करता है? जो भी न्यूक्लियस उसको डायरेक्शन देता है उसके बेस पर ये डिफरेंट अमीनो एसिड को सिलेक्ट करता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? सेलेक्टेड अमीनो एसिड को आरआरएनए तक भेज देता है या ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, नोट कर लो आप इन्हें। ठीक है, तो आरआरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, एमआरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को सेलेक्ट करता है और टीआरएनए उन अमीनो एसिड को आरआरएनए में भेज देता है। तो आरएनए में और डीएनए में इतने ही पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अब इनसे रिलेटेड बायोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं जो आप देख लो, अदरवाइज आप उन्हें इंग्लिश टर्म समझकर गलत कर सकते हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, बैंक का नहीं है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड डुप्लीकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है? डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रिवर्स कर दिया, आरएनए को डीएनए में कर दिया। ट्रांसलेशन क्या करता है? डीएनए को डीएनए से निर्माण करता है, किसका? प्रोटीन का निर्माण करता है। आपने सुना है कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है किसके कारण? ट्रांसलेशन होता है वहाँ पर। डुप्लीकेशन, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना डुप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। ये सारे टर्म्स अगर आपको मिल जाए, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डुप्लीकेशन, तो आपको क्या समझना है? जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसलेशन होगा तो डीएनए से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, डुप्लीकेशन होगा तो डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है या डीएनए से डीएनए में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये इतने पॉइंट हो गए। सेल डिवीज़न पढ़ने से पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन।
ठीक है। कोशिका विभाजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो शरीर के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए सारे बॉडी पार्ट अपने काम सुचारू रूप से कर सकें, प्रॉपर ग्रोथ मिल सके शरीर को, सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर सकें, इसलिए सेल डिवीज़न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसने देखा सबसे पहले? तो बिरचाऊ एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल डिवीज़न को सबसे पहले देखा। खोज या फिर ऑब्जर्व करना आप कह सकते हैं, ऑब्जर्व किया किसने? बिरचाऊ ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। जो कोशिका विभाजन है इसमें एक जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। इसे ही बोला जाता है कोशिका का विभाजन होना, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जो ये कोशिका विभाजन है ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन ऑर्गेनिज्म बेस्ड पर ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मिटोसिस, मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन और इसको बोलते हैं असूत्री विभाजन, ठीक है। इस तरीके से 3 तरीके के यहाँ पर सेल डिवीज़न होता है। जो असूत्री डिवीज़न है, असूत्री विभाजन है, ये किस में होता है? अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? जो अविकसित जीव हैं जिनके शरीर डेवलप्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। अविकसित जीव मतलब जिनके शरीर का विकास नहीं हुआ है, जिनके शरीर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसे जीव अविकसित जीव कहलाते हैं। और उनमें कोशिका विभाजन कैसे होता है? अमिटोसिस के रूप में होता है। कैसे जीव होते हैं ये? एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ये, ठीक है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई एंड एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अमीबा, पैरामीशियम, नील हरित शैवाल, फंगी, तो ये सब क्या है? एक कोशिकीय और अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। तो इनमें किस तरीके का विभाजन होगा? इनमें असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब सेकंड हम देखेंगे मिटोसिस। पहले हम मिटोसिस देख लेते हैं, फिर मियोसिस देखते हैं आराम से। जो मिटोसिस होता है ये किन में होता है? तो ये होता है, पहले कुछ पॉइंट नोट कर लें। मिटोसिस होता है किसमें? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों में, ठीक है। यूकैरियोटिक जीवों में किस तरीके का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की वाल्टर फ्लेमिंग ने, ठीक है। इसकी खोज की वाल्टर फ्लेमिंग ने मिटोसिस की खोज की। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों में कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? एक पेरेंट सेल से, ये पेरेंट सेल हो गया, 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, ठीक है। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो आप लिखेंगे एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। क्लियर? करता है, निर्माण होता है। ये चीज़ें समझ आ गई आपको। अब एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है। नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं की संख्या फिर कितनी हो जाएगी? 2n होगी, ठीक है, 2n। उसके बाद जो क्रोमोसोम है यानी कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल हैं, ठीक है, इनमें क्या है? क्रोमोसोम की संख्या समान होगी। तो आप लिखेंगे गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, ठीक है। ये हो गया, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? समान हो गई।
इनमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आप क्या लिखेंगे, नो जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि कोई भी जो अनुवांशिक अभिलक्षण में परिवर्तन होता है वो कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। नो जेनेटिक वेरिएशंस यहाँ पर होता है। तो मिटोसिस आपको समझ आ गया, किस में होता है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। वाल्टर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है और गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या 2n होती है और इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होता है। अब ये जो मिटोसिस है ये कितने फेज में जाकर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिटोसिस की प्रक्रिया कुल 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। प्रीफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड इंटरफेज। तो ये 5 फेजेस हैं जहां से मिटोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रीफेज को बोलते हैं पूर्वावस्था, मेटाफेज को मध्यावस्था, एनाफेज को अंत्यावस्था, टेलोफेज को विरामावस्था और इसको इंटरफेज को अंतरावस्था बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये 5 फेजेज हो गए जिन चरणों में मिटोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। आप चार्ट ड्रॉ कर लें। अब समझो यहाँ पर जो प्री फेज है यह कोशिका विभाजन की सबसे पहली अवस्था है, सबसे पहली अवस्था है। आप लिखेंगे ऐसे ही, यह कोशिका विभाजन की सबसे पहली अवस्था होती है। इसमें सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हिंदी में जो लिख रहे होंगे लिख लेंगे सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, खो जाती है, गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कौन कौन, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली दोनों ही प्री फेज में गायब हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। जो मेटाफेज है ये दूसरी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है मेटाफेज में, इसमें क्रोमैटिन सिकुड़कर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं और क्रोमोसोम विभाजित होकर अलग अलग केंद्रक का निर्माण करती है, ठीक है। तो सबसे लंबी प्रक्रिया कौन होती है, क्रोमैटिन होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यह सबसे लंबी प्रक्रिया है, लंबी अवस्था है, ठीक है। तो मिटोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, मध्यावस्था होती है, जबकि मियोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, पूर्वावस्था होती है। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन का मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको डीएनए में, न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। जो ये उलझे हुए धागे होते हैं, जैसे ही इनकी तरह एक संरचना होती है, यही क्या होते हैं, क्रोमैटिन होते हैं। तो जब कोशिका विभाजन होता है उस समय ये सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। सिकुड़ कर या तो ये मोटे हो जाएंगे या पतले हो जाएंगे और उसी टाइम पर ये अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये सेपरेट हो गए तो ये क्या हो गए, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन गए। क्रोमोसोम विभाजित होकर क्या करता है, अलग अलग न्यूक्लियस का निर्माण कर देता है, ठीक है। इस तरीके से ये सबसे लंबी अवस्था कहलाती है कौन सी, मेटाफेज। अब बात करते हैं अंत्यावस्था की। इसमें आप देखेंगे, इसमें केंद्रक का
पूर्ण निर्माण होता है। यह सबसे छोटी अवस्था है, सबसे छोटी अवस्था है। यानी कि सबसे लंबी अवस्था कौन सी हो गई? मेटाफेज। और सबसे छोटी अवस्था कौन सी हो गई? एनाफेज, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस बन रहा है उसका पूर्ण डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। टेलीफेज में क्या होगा? इसमें कोशिका विकसित होकर एक पूर्ण कोशिका बनाती है। मीन्स पूरा का पूरा डेवलपमेंट इस अवस्था तक कंप्लीट हो जाता है। इंटरफेज में क्या होता है? कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन के बाद कुछ समय के लिए सेल रेस्ट करते हैं। ठीक है, रेस्ट करते हैं। तो 5 अवस्था आपने देख ली। प्री फेज सबसे पहली अवस्था, इसमें न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन गायब हो जाते हैं। जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन गायब हो रहे हैं ना, उन्हीं का निर्माण हो जा रहा है एनाफेज की अवस्था तक। केंद्रक झिल्ली यहाँ पर आप लिख लोगे। ठीक है। तो दूसरी अवस्था, यहाँ पर केंद्रक झिल्ली गायब हो गई। ठीक है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली गायब हो गई। इसमें क्रोमैटिन सिकुड़कर क्रोमोजोम का निर्माण किए और क्रोमोजोम विभाजित होकर केंद्रक का निर्माण किए। एनाफेज, अब यहाँ पर केंद्रक का निर्माण हो चुका है, न्यूक्लियस का निर्माण हो चुका है। उस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली का पूर्ण निर्माण किस अवस्था में होता है? अंत्यावस्था में होता है, सबसे छोटी अवस्था होती है। टेलोफेज, इसमें कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। और इंटरफेज में कोशिका विभाजन के बाद थोड़ी देर के लिए कोशिकाएं रेस्ट पर चली जाती हैं। तो इस तरीके से 5 अवस्था में कंप्लीट होता है मिटोसिस की प्रक्रिया। तो आप इसको क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं मियोसिस। अब है थर्ड है मियोसिस, जिसको क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री। इसमें क्या होता है? ये देखो, ये कहाँ होता है? सेक्स सेल में, यानी कि जनन कोशिका में किस टाइप का विभाजन होता है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। खोज किया इसकी किसने? खोज किया बिजमैन ने, लेकिन डिटेल स्टडी किसने की? डिटेल स्टडी यानी कि पूरी डिटेल स्टडी इसकी करी है स्टान्सबर्ग ने। ठीक है, तो ये दोनों कौन ने? और डिटेल स्टडी की स्टान्सबर्ग ने। होता क्या है इसमें? एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण हुआ, यानी कि ये पेरेंट सेल हो गया। पहली प्रक्रिया मियोसिस 1 की प्रक्रिया हुई तो 2 डॉटर सेल बने। फिर से मियोसिस 2 की प्रक्रिया हुई, मियोसिस 2, तो इसमें क्या हुआ? इस तरीके से 4 डॉटर सेल का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो इसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसके बाद इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम आधे हो जाते हैं, क्रोमोजोम की संख्या आधी रह जाती है। इसीलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी गुणसूत्र था, ठीक है, कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई? आधी हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है इसको रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जबकि मिटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या सेम रहती है। ठीक है। नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? तो यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या होती है 4n होती है। यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए किससे? मियोसिस से रिलेटेड। ये जो मियोसिस की प्रक्रिया हो रही है ये भी 4 चरणों में कंप्लीट होती है। जैसे आप यहाँ पर देखो, मियोसिस 1,
मियोसिस 2, ठीक है। जो फेज वहाँ हो रहे थे ना समसूत्री में, वही होगा अर्धसूत्री में, इंटरफेज को छोड़कर। वहाँ 5 अवस्थाएं थी, यहाँ पर 4 अवस्थाएं। पहला प्री फेज 1, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। इस तरीके से यहाँ पर कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? प्री फेज होती है, सबसे लंबी अवस्था कही जाती है, ठीक है। सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? यहाँ पर प्री फेज होती है, जबकि समसूत्री में सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? मेटाफेज होती है। सेम यही आप पर प्री फेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो बस इतना ही था आपका कोशिका विभाजन, बहुत बड़ा नहीं था, बस आपको इनमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एनटीपीसी की रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही है बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, ठीक है। मैथ की भी चल रही है, तो आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस ना करें और एनटीपीसी की अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।